हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेड नॉलेज में। और मैं YDXT आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज फिर से आपके लिए लेके आया हूं कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आने वाले एग्ज़ाम्स में। आई होप मेरा पिछला वीडियो आपको पसंद आया होगा, उसके जो क्वेश्चंस थे आपने पढ़े होंगे। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हों, सो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ओवर क्राउडेड हाउस कॉज्ड। जो ओवर क्राउडेड हाउस होते हैं उनसे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जब माना कि जो भीड़ भाड़ एरिया होता है वहाँ से क्या क्या डिसीज़ निकल के आ सकती हैं। सो गाइज, रेस्पिरेटरी एंड स्किन डिसीज़, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ एंड कंजेनाइटल डिसीज़। तो जो भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है अपना, वहाँ से मोस्टली आपको पता ही होगा कि हमारी जो रेस्पिरेटरी वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो मोस्टली वहाँ से कॉज करती हैं। तो इसका सही आंसर भी यही होगा, रेस्पिरेटरी एंड स्किन डिसीज़। अब उसका लॉजिकली क्या है कि जहाँ पे भीड़ भाड़ होगा वहाँ पे जो इन्वायरमेंट होगा बहुत ही ज़्यादा डर्टी हो जाएगा। लाइक वहाँ की एयर क्लीन नहीं होगी, डस्ट वाला एरिया होगा। तो इसीलिए जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं। और वहाँ की हवा जो ठीक नहीं होती, वहाँ की जो क्राउड की वजह से इतना कंजेशन होता है, तो इसकी स्किन डिसीज़ भी प्रॉब्लम हो जाती है। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट वाज पास्ड इन। जो सेंट्रल बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट था वो किस सन में पास किया गया था। पहला आंसर है 1969, 1969, 1950, 1881 एंड 1947। तो जो सेंट्रल बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन जो एक्ट था वो पास किया गया था, वो सन थी 1969। तो यहाँ पे पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेम ऑफ द विटामिन्स विच टेक पार्ट इन ब्लड क्लॉटिंग। कौन सी विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। सो विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के एंड विटामिन बी। तो गाइस, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो आपको पता ही होगा कि विटामिन के में होता है। विटामिन के जो होता है वो हमारा ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनको एट बर्थ पे, अगर क्लिनिकली बर्थ हुआ है वहाँ पे, तो एट बर्थ ही उसको एक डोज लगाया जाता है विटामिन के का, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस करने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ। जो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होती है वो किसकी कमी से होती है। इन चार जो ऑप्शन है उनमें किसकी कमी से होती है। तो पहला ऑप्शन है कोबालामिन, दूसरा है पाइरिडॉक्सिन, तीसरा नियासिन एंड चौथा है फॉलिक एसिड। तो जो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है वो कोबालामिन की कमी से ही होता है। कोबालामिन की कमी से मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन और भी क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एग्जामिनर ज़रूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन पूछ ले, वो क्वेश्चन वही होगा बट वहाँ से घुमा के भी पूछ सकता है। तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन से 2-3 आंसर निकल आते हैं। अब जैसे यहाँ से पूछ दिया पाइरिडॉक्सिन क्या होता है, ठीक है। तो पाइरिडॉक्सिन जो है वो भी विटामिन बी का ही एक पार्ट है, जो विटामिन सी बोलते हैं। विटामिन सी को पाइरिडॉक्सिन बोलते हैं, ठीक है। इसकी कमी से हमको पेरीफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। पाइरिडॉक्सिन की कमी से पेरीफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। जो नियासिन है इसको हम लोग B3 बोलते हैं, विटामिन B3। इसकी कमी से हम लोग को पेलिग्रा हो जाता है।
और जो डी है फॉलिक एसिड, ये तो मेन रीज़न है एनीमिया का, सबको पता ही होगा। फॉलिक एसिड जो होता है एनीमिया का कॉज करता है। अगर फॉलिक एसिड की कमी होती है तो पेशेंट को एनीमिया हो जाता है। सो अगला क्वेश्चन है हमारा, टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो एक प्रेग्नेंट वूमेन होती है वो टोटल कितना वेट गेन करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। तो पहला ऑप्शन है 8 से 10 केजी, दूसरा 9 to 12 केजी, तीसरा 10 to 14 केजी और चौथा है 11 to 16 केजी। तो जो प्रेग्नेंट वूमेन पूरी प्रेगनेंसी में जो वेट गेन करती है वो करती है 9 to 12 केजी। तो यह हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, 9 to 12 केजी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी कैलोरीज आर रिकमेंडेड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर। ये भी एक गायनिक का अच्छा क्वेश्चन है और ये मोस्टली पूछा जाता है गाइस। मैंने जो भी क्वेश्चंस उठाए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए मैंने ये चूज़ करके क्वेश्चंस डाले हुए अपने वीडियो में। सो इसका आंसर होगा आंसर ए, 2500। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान 2500 किलो कैलोरी रिकमेंडेड होती है। सो गाइस हमारा अगला क्वेश्चन, लीड पॉइजनिंग इज आल्सो नोन एज। लीड पॉइजनिंग क्या होती है? लीड पॉइजनिंग जो पारे को बोलते हैं, जो पारा हमारा होता है, ठीक है, उसको लीड बोलते हैं। और पॉइजनिंग, अगर इसकी पॉइजनिंग हो जाती है तो उसको दूसरे नाम, कोई दूसरा नाम भी है उसका है। जो इन 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से कोई एक नाम उसका है। किस नाम से जानते हैं? प्लम्बिंग के नाम से जानते हैं, टोबैकोसिस के नाम से जानते हैं, प्लम्बिस्म के नाम से जानते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नाम से नहीं जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्लम्बिस्म। लीड पॉइजनिंग को हम लोग प्लम्बिस्म नाम से जानते हैं। लेंथ ऑफ स्प्लीन इन इज अप्रोक्सीमेटली। जो स्प्लीन की लेंथ होती है वो कितनी होती है? पहला ऑप्शन से 12 से 14 सेंटीमीटर, दूसरा है 5 से 10 सेंटीमीटर, तीसरा है 20 से 25 सेंटीमीटर और चौथा है 30 से 35 सेंटीमीटर। तो गाइस जो हमारी स्प्लीन की लेंथ होती है वो होती है 12 से 14 सेंटीमीटर। हमारा स्प्लीन 12 से 14 सेंटीमीटर लंबा होता है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट लंप इज कॉल्ड। जो ब्रेस्ट लंप होता है उसको सर्जिकली अगर रिमूव करेंगे तो उस टर्म को क्या कहते हैं, ये पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग आंसर पूछते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। पहला ऑप्शन है लंपेक्टोमी, दूसरा है मस्टेक्टोमी, तीसरा है मेमोप्लास्टी एंड चौथा है पार्शियल मस्टेक्टोमी। तो यहाँ पे गाइस जो सही आंसर है वो है आंसर पहला वाला, लंपेक्टोमी, ठीक है। जो सर्जिकल रिमूवल होता है ब्रेस्ट लंप में, उसको जो प्रोनाउंस करते हैं उसको करते हैं लंपेक्टोमी नाम से। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आ जाते हैं आगे। देखिए सर्जिकल रिमूवल पूछा गया है तो उसका एक हिंट दे देते हैं। जब भी बॉडी में किसी भी पार्ट का सर्जिकली उसको पार्ट को काट के अलग कर दिया जाता है तो उसके नाम के आगे टॉमी ज़रूर लगा होगा। जैसे कि यहाँ पे लंपेक्टोमी, लास्ट में टॉमी है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है उसमें? मस्टेक्टोमी, ठीक है। तो जब भी सर्जिकली रिमूवल करा जाता है बॉडी के किसी भी पार्ट का तो उस पार्ट के लास्ट में, नाम के लास्ट में टॉमी ज़रूर लगा होता था। ये एक हिंट होती है कि ये पार्ट को सर्जिकली रिमूव किया गया है। तो इस बात को आप हमेशा याद रखिए। अगर क्लियर किसी का ऑप्शन नहीं भी पता हो, अगर आपसे पूछ दिया गया तो ये हिंट कहीं ना कहीं आपके लिए कारगर साबित हो सकती है, आंसर आपका सही हो सकता है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट कैंसर कॉमनली इफेक्ट्स। जो ब्रेस्ट कैंसर है वो कॉमनली किस पार्ट को अफेक्ट करता है? ऑप्शन ए राइट ब्रेस्ट,
ऑप्शन बी लेफ्ट ब्रेस्ट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। सो गाइस हमारा जो ब्रेस्ट कैंसर है वो कॉमनली जो वैसे तो ब्रेस्ट में ही होता है, बट जो मेनली मोस्टली जो होता है वो हमारे लेफ्ट साइड ब्रेस्ट में होता है। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर कॉमनली अगर ये इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो लेफ्ट ब्रेस्ट में मोस्टली देखा जाता है। ओके, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी डायमेंशन ऑफ हेल्थ। जो हमारी हेल्थ होते हैं उसके कितने डायमेंशन होते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 एंड ऑप्शन डी 8। तो डायमेंशन ऑफ हेल्थ अगर पूछा जाता है तो हमारे जो हेल्थ के डायमेंशन होते हैं वो होते हैं 8, तो इसका सही आंसर होगा 8। अच्छा, और डायमेंशन ऑफ हेल्थ होते क्या हैं। तो जो डायमेंशन ऑफ हेल्थ हैं वो हैं ये आपके सामने। जो हेल्थ के 8 डायमेंशन होते हैं वो है इमोशनल डायमेंशन, इन्वायरमेंटल, फाइनेंशियल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, ऑक्यूपेशनल, सोशल, स्पिरिचुअल। ये हमारे 8 हेल्थ के डायमेंशन होते हैं। ओके गाइस, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विंडो ऑफ द आई इज़ नोन एज। जो हमारी आई की विंडो है, ठीक है, उसको किस नाम से जानते हैं। कॉर्निया, रेटिना, आइरिस या स्क्लेरा। तो हमारी जो आई की विंडो है वो कॉर्निया काम करती है विंडो का। आई की जो विंडो है उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया जो होती है वो हमारी आई की विंडो का काम करती है। अगला क्वेश्चन है मेजरिंग इंट्राओकुलर प्रेशर ऑफ द आई विथ। जो हमारी आई का इंट्राओकुलर प्रेशर होता है हम लोग किस प्रोसीजर से जानते हैं कि कितना प्रेशर है। ईसीजी करके, ईईजी करके, टोनोमेट्री करके या फिर यूएसजी करके। अब जो इंट्राओकुलर प्रेशर आई का होता है वो हम लोग जानते हैं टोनोमेट्रिक से। टोनोमेट्रिक एक प्रोसीजर होता है जिसके द्वारा हम लोग आई का इंट्राओकुलर प्रेशर चेक करते हैं। ओके गाइज, बाकी ईसीजी तो कार्डियक के लिए होती है। ईजी हम लोग ईजी में अपनी जो ब्रेन की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको बारीकी से चेक किया जाता है। और यूएसजी एब्डोमेन के लिए होता है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है बीसीजी वैक्सीन इज़ गिवन फॉर प्रिवेंशन ऑफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बीसीजी वैक्सीन जो होती है वो हम लोग कौन सी बीमारी की प्रिवेंशन के लिए देते हैं। तो ऑप्शन ए ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी परट्यूटिस, ऑप्शन सी कॉलरा, ऑप्शन डी डिप्थीरिया। तो जो बीसीजी वैक्सीन होती है वो हम लोग देते हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ठीक है। बीसीजी वैक्सीन देते हैं ट्यूबरकुलोसिस की रोकथाम के लिए। अब इसमें और जो डीपली हम लोग चाहेंगे बीसीजी के बारे में जानेंगे, क्योंकि और भी क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। तो बीसीजी का जो वैक्सीनेशन डोज होता है कब दिया जाता है। बीसीजी एट बर्थ दिया जाता है, ओके। और जो बीसीजी का फुल फॉर्म होता है वो होता है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। अब जो बीसीजी जो नाम है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तो इसमें बैसिलस का जो मतलब है गाइस वो होता है बी फॉर जो बैसिलस है इसका मतलब होता है कि स्ट्रक्चर, आई मीन बैक्टीरिया का जो बीसीजी का बैक्टीरिया होता है उसका साइज एंड शेप, उसका साइज एंड शेप देखते हैं। और इसका मतलब ये होता है जो बी से बैसिलस होता है, बैसिलस का मतलब ये होता है कि जो बैक्टीरिया का साइज और शेप किस तरीके का बैक्टीरिया दिखता है। और जो सी और जी है कालमेट और ग्यूरिन, तो कालमेट और ग्यूरिन ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वैज्ञानिक थे जिन्होंने बीसीजी वैक्सीन की खोज करी थी, ठीक है। इस तरीके से इसका नाम बीसीजी पड़ा, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। ओके गाइस, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।
सो आगे चलते हैं। कलर्स ऑफ बैग इन विच द इन्फेक्शियस ड्रेसिंग मटेरियल आर डिस्पोज। अब ये क्वेश्चन हमारा BMW से लिया गया है, जो कि बायोमेडिकल वेस्ट हम लोग जो प्रॉपरली वेस्ट मैनेजमेंट होता है हॉस्पिटल्स में वो किस प्रकार करते हैं। ये क्वेश्चन उसी टॉपिक से है। कलर्स ऑफ बैग मतलब किस कलर के बैग में हम लोग जो इन्फेक्शियस ड्रेसिंग का जो ड्रेसिंग करते हैं पेशेंट की, गॉज पीस, पैड, गैमजी, जो भी कॉटन रोल, जो इन्फेक्शियस मटेरियल होता है जो ड्रेसिंग से निकलता है, वो कौन से बिन में डालते हैं। रेड में डालते हैं, ब्लैक में डालते हैं, ब्लू में डालते हैं या फिर येलो में डालते हैं। तो इसका सही आंसर होगा येलो। जो भी हम लोग इन्फेक्शियस ड्रेसिंग मटेरियल होता है येलो डालते हैं। अब यहाँ से देखिए 4 ऑप्शन आपके क्लियर होते हैं। येलो में क्या जाता है, ड्रेसिंग मटेरियल, जो कॉटन पैड्स होते हैं, जो लाइक जो ड्रेसिंग का मटेरियल होता है, कॉटन हो गया, गेमची हो गया, रोल हो गया, जो इन्फेक्शियस मटेरियल ड्रेसिंग का होता है वो जाता है येलो में। अब ऑप्शन ए पे आते हैं रेड। रेड में क्या जाएगा, रेड में वो जाता है जो रबर की बनी हुई चीज़ें होती हैं, इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस वर्ड याद रखना है, इन्फेक्शियस जो रबर की चीज़ होती है, जैसे आईवी कैनुला हो गया, ठीक, आईवी लाइन हो गई, ठीक है, फॉलिस कैथेटर हो गया, ठीक है, इस तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं, और जो प्लास्टिक्स की जो बोतल होती हैं, नॉर्मल सलाइन, डीएनएस, एनएस, जो भी प्लास्टिक मटेरियल इन्फेक्शियस, वो सारा कुछ रेड में जाता है। दूसरा बी आ गया ब्लैक। ब्लैक होता है हमारा जनरल वेस्ट, ठीक है, जो भी जनरल वेस्ट होता है वो ब्लैक में जाता है, ठीक है। और उसके बाद आता है सी ब्लू। ब्लू में क्या जाता है, ब्लू जो कार्डबोर्ड टाइप का बना होता है, बॉक्स होता है, उसमें हम लोग का जो ग्लास मटेरियल होता है, ठीक है, जैसे इंजेक्शंस की वाइल्स हो गई, ठीक है, मोस्टली तो वही जाती हैं, इंजेक्शन की वाइल्स हो गई, या जो भी आईवी फ्लूइड्स की कांच की बोतल्स आती हैं वो हम लोग उसमें डालते हैं। और जो भी मेटेलिक इम्प्लांट होते हैं, जैसे पेशेंट की कोई ऑर्थो की सर्जरी हुई, उसमें जो इम्प्लांट्स लगे हुए होते हैं वो भी हम लोग ब्लू कार्डबोर्ड में डालते हैं। अब एक कंटेनर के बारे में और बता देता हूँ, जिसको PPC बोलते हैं, पंचर प्रूफ कंटेनर। जो वाइट कलर का बोर्ड बॉक्स होता है, उसमें हम लोग क्या डालते हैं, उसमें हम लोग नीडल्स डालते हैं, जो इंजेक्शंस की नीडल होती है सिरिंज की, और नॉर्मल भाषा में समझ लीजिए जो शार्प मटेरियल होता है, शार्प, लाइक सर्जिकल ब्लेड हो गया, इन्फेक्शियस नीडल्स हो गई, ये हम लोग इसमें डालते हैं PPC कंटेनर में। तो यहाँ से BMW का भी 4 से 5 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता हुआ। सो गाइज, आई होप, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं आपको और समझ में आए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।